गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज है 9 अप्रैल और आज है हिंदू नववर्ष मतलब गुड़ी पड़वा। तो आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं 9 अप्रैल के करंट अफेयर को। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप कमेंट में शुभकामनाएं भी दे सकते हैं हिंदू नववर्ष की, और इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर भी आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया और किस बंगाल के गवर्नर को आगे चलकर भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तीन क्वेश्चन है। मिड वीडियो में हो सकता है और भी क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्लोवाकिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया? तो देखिए, हाल ही में स्लोवाकिया जो कि एक यूरोपीय देश है, यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, जहां पर स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं और अब ये स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि एक यूरोपीय देश है। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इन्होंने इवान कोर्सोक को हराया, जो कि इनके कॉम्पिटिटर थे। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जो कि अब स्लोवाकिया के 6th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कंफर्म? तो स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो यह है पीटर पेलेग्रिनी। ओके, इनके पहले स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के पद पर जुजाना केपुतोवा थे। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी बनने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल है ब्राटिस्लावा। यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, यूरोपीय संघ का मेंबर है और रॉबर्ट फिको यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। ये भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। अगर हम मैप पर देखें स्लोवाकिया को तो आपको पता चलेगा यूरोप का एक देश है, मिड यूरोप में आता है। और नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए, स्लोवाकिया के उत्तर में पोलैंड, उत्तर पूर्व में यूक्रेन इसकी सीमा साझा करता है। इधर दक्षिण में आते हैं तो हंगरी इससे टच होता है। पश्चिम में आते हैं तो चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि स्लोवाकिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं यूरोप में। कंफर्म? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आप सभी के लिए रेलवे की टारगेट बैच शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 70,000 से लेकर 1 लाख तक वैकेंसी रेलवे की आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट इतनी वैकेंसीज तो अनाउंस करने ही वाली है। तो देखिए, 3 महीने बाद जब वैकेंसी अनाउंस हो, उसके बाद अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 या 2 मंथ मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए, उसके बाद वो कोई फायदा नहीं है आपको तैयारी करके। तो जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास अभी टाइम है। ओके, एंड में आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा फॉर्म आने के बाद, इसीलिए अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्जेस है, रेलवे की टारगेट बैच है। रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है वो सभी आपके सिंगल बैच में ही यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस देश की खिलाड़ी मेया वाउचर को मार्च माह का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी जो कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाना, उसे नियंत्रित करना आईसीसी का मुख्य कार्य है। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है और ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर है। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है कि आईसीसी ने मार्च मंथ के लिए जो आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मेया वाउचर को दिया, ये किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी है इंग्लैंड की। कौन है ये? मैया वाउचर, जिन्हें मार्च मंथ के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब मार्च मंथ के लिए आपको फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ तो पता चल गया, लेकिन मेल
प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो यह कमिंदु मेडिस को घोषित किया गया, जो कि श्रीलंका के पुरुष क्रिकेटर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में शानदार प्रदर्शन के कारण मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया आईसीसी के द्वारा मार्च मंथ के लिए कमिंदु मेडिस को, और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया मार्च मंथ के लिए मैया वाउचर को, जो कि इंग्लैंड की महिला प्लेयर है। इसके पहले जो फरवरी मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड आए थे, उसमें भारत के यशस्वी जायसवाल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल का खिताब दिया गया फरवरी मंथ के लिए, और फीमेल का खिताब दिया गया था एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है, नोट कर लीजिए, और पीडीएफ मिले तो उसमें आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। आगे बढ़िए। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखित पुस्तक है। हाल ही में ये लॉन्च हुई है। भारत में सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे वायलेट कर रहा है, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। और इसके अलावा यूथ के लिए डेमोक्रेसी कितनी जरूरी है और कैसे यूथ अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, इनके बारे में सभी पहलुओं पर सैम पित्रोदा ने अपनी इस बुक में लिखा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसकी बुक है? सैम पित्रोदा की। आंसर हो जाएगा आंसर ए। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग की गई है, सैम पित्रोदा की बुक है। आप यहां पर सैम पित्रोदा को भी देख सकते हो और इनकी बुक इधर आपको मेंशन की गई। ओके, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। डेमोक्रेसी पे एक बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक बुक है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे विप्रो समूह के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? विप्रो आप सभी को पता है आईटी कंपनी है ना। विप्रो के हाल ही में नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीनिवास पालिया को। आंसर डी हो जाएगा। अजीम प्रेमजी संस्थापक है विप्रो के, काफी फेमस है और काफी इंडिया में सबसे ज्यादा दान देने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहता है ऑलमोस्ट हर साल। तो अजीम प्रेमजी की कंपनी है विप्रो। हाल ही में इस कंपनी के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास पालिया को नियुक्त किया गया। यहां पर आप श्रीनिवास पालिया की इमेज देख सकते हैं। इनके पहले इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थियरी डेला पोर्टे थे, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद अब नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास पालिया को हाल ही में नियुक्त किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, विप्रो आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और जैसा कि अजीम प्रेम जी सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं इंडिया में, ये इस कंपनी के संस्थापक है। दान के कारण ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अजीम प्रेम जी, है ना। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? तो सितार और तानपुरा महाराष्ट्र के सांगली जिले में प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में ग्लोबल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ग्लोबल मतलब ज्योग्राफिकल, इसको बोलो ज्यादा अच्छा टर्म है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग। ठीक है, दिया गया है किसे? सितार और तानपुरा को। महाराष्ट्र के सांगली जिले में प्रसिद्ध है, दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के सांगली जिले के कस्बा है मिरज। ठीक है, इस मिरज कस्बे में सितार और तानपुरे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सांगली जिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों, जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सांगली जिले का जो कस्बा मिरज है, इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शिल्प कौशल के लिए ही जाना जाता है। सबसे अच्छे इंडिया में जो ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तानपुरा और सितार, वो इसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। सांगली जिला कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को हाल ही में ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बोल ले या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोल ले, जीआई टैग हाल ही में दिया गया। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के अन्य प्रसिद्ध जीआई टैग की बात करते हैं जिन्हें पहले दिए जा चुके। तो ये है अल्फांसो आम, महाराष्ट्र का फेमस है। नागपुरी संतरे बहुत सुना होगा। सोलापुरी चादर, पुनेरी पगड़ी, पैठड़ी साड़ियां और कपड़े, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और कोल्हापुरी चक्कर।
चप्पल, सॉरी चक्कर क्या होता है, चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, इन सभी को पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, जीआई टैग की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर गुड्स एक्ट जो कि 1999 में लाया गया था, इसके तहत दिए जाते। सारे जीआई टैग 1999 के इस एक्ट के तहत ही दिए जाते। और अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को, वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए मान्य होता है, याद रखिएगा। पहले भी आप कमेंट में बता चुके हैं कि सबसे पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। ठीक है, तो अब मिला है सितार और तानपुरा को जीआई टैग। महाराष्ट्र के सागली जिले से संबंधित है और महाराष्ट्र के ये अदर जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए। इसके बाद 8 अप्रैल को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीनों जो हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों का एक संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन के नाम से नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया। तीनों सेना की जो टुकड़ियां हैं उनके मध्य में नए जो विचार हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए, नए आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए, नए इनिशिएट्स को बढ़ावा देने के लिए, और इन तीनों के मध्य में आपसी तालमेल बनाना, आपसी तालमेल को बेहतर करना, परिवर्तन चिंतन जो सम्मेलन है इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या है? परिवर्तन चिंतन, और आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ओके, यहां पर आपको थल सेना प्रमुख पूछे जाते तो जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख पूछे जाते तो विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख वर्तमान में आर हरि कुमार हैं भारत में। ओके, और इनके मध्य में संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। आगे बढ़े, ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया गुड़ी पड़वा है आज 9 अप्रैल को। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में गुड़ी पड़वा को या हिंदू नव वर्ष को अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी में उगादी उत्सव के नाम से दक्षिण भारत के कुछ राज्य न्यू ईयर को मनाते हैं, जैसे कर्नाटक यहाँ पर ऑप्शन में है हमारे पास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ये ऐसे स्टेट है दक्षिण भारत के जो कि हिंदू नव वर्ष को उगादी उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस राज्य में? भारत के कर्नाटक राज्य में। नॉर्मली क्योंकि दक्षिण भारत के गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हमारे पास कर्नाटक ही ऑप्शन में, तो यहां पर हिंदू नव वर्ष को उगादी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कंफर्म हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष की चैत्र माह की प्रतिपदा या चैत्र प्रतिपदा भी बोल सकते, चैत्र नवरात्रि भी बोल सकते। हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ होता है चैत्र, यहीं से जब चैत्र प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष आता है, चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, तो यहीं से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। गुड़ी पड़वा के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है मध्य भारत में या मराठी क्षेत्र में। ओके, विक्रम संवत के अनुसार इस बार ये विक्रम संवत 2081 है हिंदू कैलेंडर। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हिंदू नववर्ष को मनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उगादी उत्सव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, इन स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, सजीबू नोंगबा पानबा मणिपुर में हिंदू नववर्ष बनाया जाता है, कश्मीर में नवरेह के नाम से, केरल में विशु उत्सव के नाम से, पंजाब में बैसाखी के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और असम में रोंगली बिहू के नाम से हिंदू नववर्ष या गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। ठीक है, सभी को याद रखिए, ये पूछा जाता है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, अगर तमिलनाडु में आते हैं तो पुथांडु के नाम से तमिलनाडु में से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। आगे बढ़िए, किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का नया सदस्य नियुक्त किया गया है हाल ही में भारती राकेश मोहन को। देखिए, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि यह आर्थिक सलाहकार पैनल का काम क्या है। तो वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल वर्ल्ड बैंक को इकोनॉमी के माध्यम, इकोनॉमी से रिलेटेड एडवाइजरी देने का काम करता है,
सलाह देने का काम करने वाली ये पैनल है। आर्थिक सलाहकार पैनल ही इसका नाम। इसके नए मेंबर हाल ही में इंडियन बनाए गए हैं, राकेश मोहन, याद रहेगा। तो राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक के समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल का नया मेंबर नियुक्त किया गया। ये भारत में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, एक मेंबर तो हो गए राकेश मोहन जो कि अभी नियुक्त हुए। ठीक है, इसके अलावा इस आर्थिक सलाहकार पैनल का अध्यक्ष वर्तमान में लॉर्ड निकोलस स्टर्न है, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। और एक और सह अध्यक्ष भारत के हैं जिनका नाम है इंदरमित गिल, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट। सह अध्यक्ष विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमित गिल। इन्हें भी याद रखिएगा, ये सुर्खियों में रहते हैं इसीलिए क्योंकि इंडियन है और वर्ल्ड बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर है। और अब आर्थिक सलाहकार पैनल, जो कि वर्ल्ड बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल है, इसमें एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए कौन? राकेश मोहन, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यहां पर एनसीईआरटी की बात हो रही। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की। भारत में किस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती? तो देखिए, एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर उसके जो प्रिंटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी उसका कंटेंट है, उसको अगर कोई भी फाइनेंशियल गोल के लिए कॉपी करता है, फाइनेंशियली लाभ कमाने के लिए कॉपी करता है, तो अब एनसीईआरटी उसके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का कार्रवाई कर सकती है। और ये जो कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई उस पर की जाएगी वो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत की जाती है, क्योंकि भारत में कॉपीराइट एक्ट चलता है 1957 का। मुद्दा क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एक चेतावनी जारी की। चेतावनी में एनसीईआरटी ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है उसकी अगर सामग्री का व्यावसायिक उपयोग करती है, मतलब इकोनॉमिकली गोल के लिए अगर उसका यूज करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसने बोला है? एनसीईआरटी। ये जो कार्रवाई की जाएगी ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत की जाएगी, जो कि 1957 में लाया गया कॉपीराइट एक्ट है। भारत में ये लागू हुआ था जनवरी 1958 में। कंफर्म? इसमें एक बार संशोधन भी हो चुका है जिसे कहा जाता है कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012। सजा कितनी दी जाती है अगर कोई भी कॉपीराइट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत? तो न्यूनतम 6 माह का कारावास हो सकता है और 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अधिकतम 3 साल के कारावास का प्रावधान है इस एक्ट में, और अधिकतम जुर्माना अगर देखें तो 2 लाख रुपए तक का है। ठीक है, यह है कॉपीराइट एक्ट 1957। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो कजाकिस्तान में कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का हाल ही में आयोजन किया गया, जिसमें मेंस सिंगल का खिताब इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया के थारून मन्नेपल्ली ने अपने नाम किया। आंसर डी हो जाएगा। कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब भारत के थारून मन्नेपल्ली ने अपने नाम किया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं थारून मन्नेपल्ली की। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में मलेशिया के सुंग जू वेन को हराया और मलेशिया के सुंग जू वेन को हराकर पहली अपनी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी अपने नाम की। कौन सी ट्रॉफी है? कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट। यह है मेंस सिंगल। इंडिया के थारून मन्नेपल्ली ने जीता। अब इंटरेस्टिंग यह है कि इसी चैंपियनशिप में, इसी टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब भी इंडियन ने जीता है। इस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब भारत की अनुपमा उपाध्याय ने अपने नाम किया। ठीक है, इन्होंने भारतीय खिलाड़ी को ही फाइनल में हराया जिनका नाम था ईशा रानी बरुआ। क्लियर? तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है किसने?
थारून मन्नेपल्ली ने, और विमेन सिंगल का खिताब इंडिया की अनुपमा उपाध्याय ने अपने नाम किया। कंफर्म? तो यहां पर हमने 9 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। देखें, देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की थीम क्या है? तो माय हेल्थ माय राइट, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की थीम है। चर्चित आकाश तीर प्रोजेक्ट पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी से समझौता किया था? यह है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष मिनेश शाह नियुक्त किए गए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया? तो यह है रोमानिया। चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की? तो यह गुजरात राज्य में खोजे गए। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 में कहां आयोजित की गई या कहां आयोजित की जाएगी? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाती है हर साल। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में मिले? तो यह है इंडिया। 6 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने किस राज्य के ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का इनॉग्रेशन किया? तो यह है भारत के तमिलनाडु राज्य में। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो यह है बिल्किस मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है। ओके, अब हमारे लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में आपसे पूछे थे उनको देख ले। शेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, ये किस देश से संबंधित है? तो ये निकारागुआ, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, शेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, ये किस देश से संबंधित है? तो ये निकारागुआ से संबंधित है, निकारागुआ की रहने वाली है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर खोजा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर खोजा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा खोजा गया था रावी नदी के तट पर। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर थे आज के इस सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।